सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए यहां पर लगाया गया है और ये प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें, ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। वैसे आपने सुने होंगे साथियों, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन पांचवें वेद किसे कहा जाता है, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो साथियों, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक यानी कि मुद्रा राक्षस लिखा था? नागार्जुन ने, सोमदेव ने, विशाख दत्त ने या कालिदास ने? बताइए। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो विशाख दत्त के साथ जाना चाहिए। यानी कि मुद्रा राक्षस साथियों एक संस्कृत का नाटक है और इसके लेखक कौन है, इसे किसने लिखा था? तो साथियों विशाख दत्त ने लिखा था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, महाभारत को किसने लिखा था? तो अगर बात करें वेद व्यास ने, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर अगर बात करें महाभारत का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर की अगर बात करें, क्या इसका राइट आंसर होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। और महाभारत का मूल नाम साथियों क्या है? तो जय संहिता है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक अर्थशास्त्र ने किस भाषा में लिखी, यानी कि जो आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी आर्यभट्टियम? बताइए। देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य सिद्धांत किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आर्यभट्ट ने लिखी। लेकिन यहां पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई, ये नहीं पूछा, बल्कि किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसलिए यहां पर आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को किया था। इसलिए जिन लोगों का अब ये आंसर, जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत जो किया गया था वो गुप्त वंशजों के द्वारा किया गया था, चालुक्यों के द्वारा किया गया था, या साथियों चोलों के द्वारा, या दिल्ली सल्तनत वालों के द्वारा? तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो दिल्ली सल्तनत जाएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने काकतीय राजवंश का अंत किया था। अगर आपका आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? मुगल वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, या गुलाम वंश था? तो साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। घाघरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, गुलाम वंश की अगर बात करें, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। अगर मामलूक ऑप्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां पर अगर बात करें साथियों घाघरा के युद्ध की, तो साथियों ये किसके बीच हुआ था? मुगल बादशाह बाबर के बीच और अफगानों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में साथियों जो अफगान सेना लड़ रही थी, इसको बुरी तरीके के पराजित कर दिया था। इसलिए आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, यह भी आपको बता दिया गया है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया? साथियों एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि क्लास एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए तो फटाफट भाई क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था?
तो साथियों मुगल सम्राट शाहजहां ने तो साथियों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्मारक स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में साथियों आसीर का, ठीक है, आसीरगढ़ का किला है, बांधवगढ़ का किला है, ग्वालियर का किला है, लेकिन जंजीरा का किला नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना जो है वो लाल सबसे सुंदर संरचना है, गोलकुंडा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब के द्वारा यह मस्जिद बनवाई गई थी। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली के लाल किले में यह मस्जिद स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोती मस्जिद की बात करें तो लाल किले की सबसे सुंदर रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद साथियों यहाँ पर क्या आना चाहिए? लाल आना चाहिए। ठीक है, तो लाल किले की सबसे सुंदर संरचना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया साथियों, मिसप्रिंट क्या, सही से टाइप नहीं हो पाया। तो लाल किले की सबसे सुंदर संरचना ये होना चाहिए था। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो तेज चंद थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्ती जब हुई थी, लागू हुई थी, तो उसमें वर्धमान के राजा कौन थे साथियों? यही थे, यानी कि तेजचंद इनका नाम है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साथियों स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। और वर्धमान के राजा कौन थे? तो साथियों तेजचंद थे, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो किस राज्य में शुरू की गई थी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए कि कहां पर किस में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर साथियों कहां पर शुरू की गई थी? बंगाल में, पंजाब में, या बॉम्बे डेक्कन में, या केरल में? तो आंसर आपका जाएगा बॉम्बे डेक्कन के साथ जाना चाहिए, यानी कि बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इसलिए आंसर अगर आप कहें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या कि क्लास को आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, तो फटाफट क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा साथियों कब की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में की थी। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों 1906 में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो साथियों वो कौन सा अधिवेशन था आपको बताना है। कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या कोलकाता अधिवेशन 1917 वाला। चलिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें सूरत, जो कि 1907 का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें साथियों कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया था, एक तो गरम दल और नरम दल। उसके बाद 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 1916 में साथियों जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो जिनका भी आंसर भाई, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, लेखराज खूबचंद कृपलानी ने, भक्त विनोद ठाकुर ने, या उपासनी महाराज ने? आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी के साथ जाना चाहिए। तो 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो जिनका आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है।
पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो बेलूर साथियों, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बा से हो जाएगा बेलूर और बा से हो जाएगा बंगाल। तो अगर ये माइंड में आपके बैठ गई ना ये चीज, ठीक है, बेलूर मठ और बंगाल, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन और उसके आंसर को नहीं भूलेंगे। तो बेलूर मठ साथियों पश्चिम बंगाल में आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है ये बात, और आप कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे। ऐसा आपने मान लिया तो आप ये बात भी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन साथियों किसके द्वारा गठित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना है। कब गठित किया गया था? तो 1897 में गठित किया गया था। और कहाँ गठित किया गया था? तो साथियों कलकत्ता में गठित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, बताइए। तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में। किसके द्वारा किया गया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सीआर दास की अगर बात करें तो साथियों इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपको क्या क्या ध्यान रखना है? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान ये रखना है साथियों कि 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों मुख्य कारण क्या था? भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, तो ये कारण था। तो ये बिल्कुल कारण था और ये बिल्कुल सही कारण था। पहली बार पढ़ा ऑप्शन और पहली बार में ही आंसर मिल गया, क्योंकि कहीं पर मुझे आंसर दिख नहीं रहा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो साथियों अगर बात करें कि शौकत अली, ठीक है, और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में जो किया गया था वो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आपको ध्यान रखना है, और परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को आपको चिन्हित करना है। असंगत कथन कौन सा है? तो साथियों यह भारत की नियमावली पुस्तक है, तो क्या संविधान भारत की नियमावली पुस्तक है? तो बिल्कुल सही। इसे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है, तो इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो बिल्कुल सही। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो यह बात गलत हो जाएगी, ये एक वैधानिक दस्तावेज ही तो है। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं यहाँ पर कट कर देते तो ये भी सही हो जाता, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था? यानी कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1940 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों? क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें वयस्क मत अधिकार का प्रावधान किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, वंशानुगत घटक नहीं है इसमें कोई भी, इसीलिए तो साथियों संविधान गणतांत्रिक कहलाया जाता है, यानी कि गणतंत्र व्यवस्था कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा का गठन जो किया गया साथियों वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, और कब किया गया? तो 1946 में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और जब पहली बैठक हुई तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन साथियों कब किया गया था? 1946 में किया गया था, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए।
चलिए, तो किसे माना जाता है भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाओं को या धर्मनिरपेक्षता को? तो जो भारत का संविधान में है, भारत के संविधान में जो कुछ लिखा है वही सब कुछ है, वही पूरा कानून है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? 1967 में, 1966 में, 1968 में या 1969 में? तो कब पेश किया गया साथियों? 1968 में पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी? कौन सबसे बुजुर्ग था जब प्रधानमंत्री के पद की वो शपथ ले रहे थे? तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह? तो आंसर आपका अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल जा रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि मोरारजी देसाई साथियों ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सबसे उम्र दराज में, सबसे अधिक उम्र में साथियों शपथ ली थी प्रधानमंत्री के पद की। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा पर, प्रथम क्वाड्रेचर पर, तृतीय क्वाड्रेचर पर या अमावस्या पर? तो आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद देखिए यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यूरेनस यानी कि अरुण, और अरुण की बात करते हैं साथियों तो हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम की अगर बात करते हैं तो ये 7वां ग्रह कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अरुण की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी खोज तो विलियम हर्शल ने की थी। सर विलियम हर्शल के द्वारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज की गई, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, बताइए। चलिए, आपका आंसर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। तो किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम यानी कि उपग्रह का नाम जो है वो गैनीमीड है? तो आपको मालूम होना चाहिए बृहस्पति अगर बात करें तो बृहस्पति के साथियों सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो क्या है? वो गैनीमीड है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो है इसका नाम क्या है, बताइए। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का सबसे लंबी नदी का नाम है, सबसे बड़े घास के मैदान का नाम है, सबसे घने जंगल का नाम है, एक ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है, किलिमंजारो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, बताइए। तो विक्टोरिया झील है, ईरी झील है, सुपीरियर झील है या ओंटारियो झील है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि सुपीरियर झील जो है साथियों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठ ताज़े पानी की झील की अगर बात करते हैं तो सुपीरियर झील ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो कौन सी है, बताइए। बैकाल झील है, न्यासा झील है, क्रेटर झील है या टंगानिका झील है? तो बैकाल झील का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यही साथियों विश्व की सबसे गहरी झील है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, बताइए। चलिए देखिए, अब आप लोग कहेंगे ब्राजील, भारत, कनाडा या रूस, तो आप लोग यहाँ पर हो जाओगे कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रखे हैं, पूछा गया है इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो अगर बात करें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, भारत का है, सॉरी सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, रूस का है, तो रूस तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वो कनाडा आता है, तो साथियों ये भी उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर कौन आता है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। उसके बाद साथियों कौन आता है, ब्राजील आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और रूस तो पहले नंबर पर आता है, ये भी नहीं हो सकता। बचा साथियों कौन सा, भारत। यानी कि भारत रूस के मामले क्षेत्रफल के मामले में जो है वो 7वें स्थान पर है। तो पूछा जा रहा है इन देशों में सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो किसका है, तो भारत का है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाओ की, पनामा की, लाओस की या मैक्सिको की? तो आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मकाऊ की अगर बात करते हैं, मकाऊ, ठीक है, यानी कि पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ देश की मुद्रा साथियों क्या है, पटाखा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पनामा देश की मुद्रा क्या है, तो साथियों बालबोआ है, बालबोआ भी कहते हैं या यूएस डॉलर भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाओस की मुद्रा क्या है साथियों, किप है, और मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो है। तो ये चारों देशों की मुद्राएं भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछी जा रही है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है, तो केप टाउन है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रिटोरिया की अगर बात करते हैं तो ये प्रशासनिक राजधानी है। तो आपका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, प्रिटोरिया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, बताइए। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक चादर है, सारोंग है, लहंगा है या किमोनो है। तो क्या है साथियों, किमोनो है। आपको ध्यान रखना है जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। यूरो है, येन है, पौंड है या साथियों डॉलर है, बताइए। चलिए तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, यूरो के साथ जाएगा। यानी कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, तो यूरो है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और साथियों जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है, और ब्रिटेन की मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है, और अमेरिका की मुद्रा की बात करें तो डॉलर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि फ्रांस की राजधानी शहर कौन से। तो फ्रांस की राजधानी आप लोग सभी लोग जानते होंगे साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। पेरिस के साथ, काठमांडू के साथ, बर्लिन के साथ या साथियों लंदन के साथ। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पेरिस आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कोलंबो किस देश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। बांग्लादेश की, म्यांमार की, नेपाल की या श्रीलंका की, बताइए। चलिए आंसर यहां पर साथियों आपका क्या जाएगा, आंसर अगर आपका है श्रीलंका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका किसके साथ जाएगा, यानी कि कोलंबो जो है किस देश की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी है। अगर पूछा जाए वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो जय वर्धनीपुरम कोट्टे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, तो वाणिज्यिक राजधानी मैंने आपको बता दी है, कोलंबो है। तो दोनों पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। तो बेलारूस की राजधानी बता दीजिए कौन सी है, मिन्स्क है, ब्रुसेल्स है, बाकू है या बोरोनिक है। तो यहाँ पर आंसर आपका मिन्स्क के साथ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेलारूस की राजधानी साथियों मिन्स्क हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी, और कोमोरोस की राजधानी मोरोनी हो जाएगी। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था, बताइए। 1961 में, 1969 में, 1968 में या 1967 में। तो 1969 आपको ध्यान रखना है साथियों। क्या 1969 में भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था। तो कहां पर स्थापित किया गया था, तारापुर में, ककरपुर में, कैगा में या कलपक्कम में। तो साथियों कहां पर स्थापित किया गया था, तारापुर में स्थापित किया गया था। इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है, पानी के जहाज, साइकिल, रेलवे या बैलगाड़ी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है, तो रेलवे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को साथियों गति देने वाले परिवहन की अगर बात करें तो वो रेलवे ही है। इस प्रकार आंसर यहां पर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 50 क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा को फतेह करने के लिए इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बताया गया, आपका रिवीजन करवाया गया। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।